Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department. Welcomes you in my today's lecture of business organization. In today's lecture, we will discuss upon the concept of cartels or syndicates. जैसा कि previous lecture में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और इसके सेकंड टाइप यानी कि फेडरेशंस में हमने इसके 3 टाइप डिस्कस किए थे। पहला था फॉर्मल एग्रीमेंट, दूसरा था पूल्स और तीसरा था इसके अंदर दैट इज कार्टेल्स और सिंडिकेट्स, जिसमें से फॉर्मल एग्रीमेंट और पूल्स के रिगार्डिंग हमने कंप्लीट डिस्कशन किया था प्रीवियस लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ फेडरेशन दैट इज नोन एज द कार्टेल्स और सिंडिकेट्स। क्या मतलब होता है कार्टेल या सिंडिकेट्स का? अ कार्टेल इज अ पूल विद द कॉमन सेल्स एजेंसी। वेरी शॉर्ट डेफिनेशन एंड वेरी क्लियर डेफिनेशन इज दिस। कार्टेल भी पूल का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है जिसमें कॉमन सेल्स एजेंसी के मीडियम से मार्केट के डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है फॉर द कार्टेल मेंबर्स। ये कुल मिला के जो कार्टेल मेंबर्स हैं वो अपने रिसोर्सेज को एक पर्टिकुलर प्लेस पर पूल करते हैं, यानी कि एक कॉमन सेल्स एजेंसी को अपॉइंट किया जाता है और उस कॉमन सेल्स एजेंसी पर सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करने के बाद उनकी पूलिंग करने के बाद उस कॉमन सेल्स एजेंसी के बेसिस पर मार्केट में डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है फॉर ऑल द कार्टेल मेंबर्स। तो हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को कार्टेल के नाम से जानते हैं। कार्टेल का जो कॉन्सेप्ट है एक्चुअली ये यूरोप से आया था। द मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ कार्टेल टुक प्लेस इन यूरोप एंड स्पेशली इन जर्मनी, जहां इसको कार्टेल KARTELL इस नाम से इसको कॉल किया जाता था। इसके बाद क्या हुआ कि यूएसए में भी सिंडिकेट और सेल्स एसोसिएशन के पैटर्न को फॉलो किया गया और उसके हेल्प से मार्केट के डिफरेंट ऑपरेशंस को कंबाइंड बेसिस पर फॉलो किया गया। ये माना जाता है कि जो जर्मनी है वो कार्टेल की एक क्लासिकल लैंड है एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट वाज इन जर्मनी। One of the proper definition of cartel is there that was given by Dr. Isse. क्या कहा था डॉक्टर इसे ने कार्टेल और सिंडिकेट के बारे में? कार्टेल इज एन एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग्स विच एनफोर्सेस ऑब्लिगेशंस एज टू द ट्रीटमेंट ऑफ आउटपुट, मार्केट परचेज, प्राइस कैलकुलेशन और ट्रेड टर्म्स एंड देयरफॉर सर्व टू इन्फ्लुएंस द मार्केट अगेंस्ट द वर्किंग ऑफ फ्री कॉम्पिटिशन। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जितने भी फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन है उनका पर्पस क्या है? कंपटीशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। कार्टेल इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। कार्टेल में जितने भी मेंबर्स एसोसिएट होते हैं उनका एसोसिएट होने का पर्पस होता है फ्री कंपटीशन की कंडीशन को कंप्लीटली एलिमिनेट कर देना। इस फ्री कंपटीशन की वर्किंग को एलिमिनेट करते हुए जब इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग्स एक दूसरे के साथ में एसोसिएट होती हैं और वो सब क्या होती हैं? एक पर्टिकुलर ऑब्लिगेशन से एनफोर्स्ड होती हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ आउटपुट, मार्केट परचेज, प्राइस कैलकुलेशंस और ट्रेड टर्म्स। और इन पर्टिकुलर ऑपरेशंस के रिगार्डिंग दीज पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग्स आर ऑब्लिगेटेड और हर कोई इसको फॉलो करता है और एक कॉमन सेल्स एजेंसी या कॉमन एजेंसी को डेवलप किया जाता है और इनके बिहाफ पर वो कॉमन एजेंसी इनके ऑपरेशन को सिंगल वे में परफॉर्म करती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कार्टेल या सिंडिकेट का नाम देते हैं। सबसे इसका एसेंशियल फीचर क्या है? दैट इट ट्राइज टू कंट्रोल और डोमिनेट द मार्केट, यानी कि सारी फर्म्स एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं, वो कार्टेल डेवलप करती हैं और उनका पर्पज होता है मार्केट को कंप्लीटली डोमिनेट करना, यानी कि मार्केट पर अपनी कंट्रोलिंग को मैक्सिमम लेवल तक ले जाना। क्योंकि ये क्या है? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेस ऑफ सिमिलर टाइप। जो सिमिलर एक इंडस्ट्री के अंदर जो सिमिलर टाइप फर्म्स होती हैं ये उनका एक वॉलंटरी एसोसिएशन होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मार्केट के ऊपर मोनोपोली को सिक्योर करना। तो मोनोपोली को सिक्योर करने के ऑब्जेक्टिव से इस टाइप के कॉम्बिनेशन यानी कि कार्टेल्स या सिंडिकेट्स को डेवलप किया जाता है जिससे कि मार्केट पर फुल्ली इनका कंट्रोल हो सके। तो हम इस टाइप के कॉम्बिनेशन को
कार्टेल्स या सिंडिकेट्स का नाम देते हैं। ओके, यहाँ मैंने एक डायग्राम के हेल्प से कार्टेल के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 कंपनीज मैंने रिप्रेजेंट की हैं एजीएनएस के लिए। हमने सपोज करा कि एक इंडस्ट्री के अंदर 3 कंपनीज वर्कआउट कर रही हैं, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी। दीज 3 कंपनीज आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट। व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कार्टेलिंग अ न्यू कंपनी। जैसा कि मैंने डायरेक्शन से भी इसको रिप्रेजेंट किया है, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी ने एक नई कंपनी को कार्टेल किया, को फॉर्म किया, यानी कि उन्होंने अपने रिसोर्सेज पूल कर दिए इस नई कंपनी के लिए। इस नई कंपनी का इवोल्यूशन किया गया, इसको क्रिएट किया गया, और सारी कंपनीज ने जितनी भी इंडिपेंडेंट अंडरटेकिंग्स हैं, जितनी भी इंडिपेंडेंट एंटरप्राइजेज हैं, उन्होंने अपने रिसोर्सेज को इस नई कंपनी में पूल कर दिया। अब ये क्या करती है, इन तीनों कंपनीज के बिहाफ पर मार्केट में डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस को परफॉर्म करती है और एक तरीके से कंप्लीट मार्केट को डोमिनेट करती है, यानी कि उसका फुल्ली कंट्रोल हो जाता है। एक तरीके से देखा जाए तो मोनोपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो हम इस कॉन्सेप्ट को कार्टेल्स या सिंडिकेट का नाम देते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ कार्टेल्स। कार्टेल्स को फॉर्म करने के क्या क्या एडवांटेजेस रहते हैं। ये जितने भी एडवांटेजेस हैं ये कार्टेल मेंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहला एडवांटेज क्या है, ऑब्टेन इकोनॉमीज इन द मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। सबसे बड़ा खास बात क्या है, जब एक कॉमन सेल्स एजेंसी को डेवलप किया गया है तो इसका मतलब जितनी जो भी कंपनीज हैं वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती हैं और उन प्रोडक्ट्स को इस मार्केटिंग एजेंसी के सुपुर्द कर देती हैं। नाउ द ऑल द प्रोडक्ट्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ दिस कॉमन सेल्स एजेंसी, यानी कि अब इसके पास लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स कलेक्ट हो जाते हैं और जब इन प्रोडक्ट्स को उस पर्टिकुलर कॉमन सेल्स एजेंसी के मीडियम से मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो क्या होता है, कॉस्ट बहुत कम आती है। चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करें, चाहे वो वेयर हाउसिंग कॉस्ट की बात करें, दैट कॉस्ट बिकम्स मिनिमम, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट्स वो बहुत हाई लेवल तक इंक्रीज हो जाती हैं सारे कंपनीज के प्रोडक्ट्स के पूल होने की वजह से। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो फर्म्स है दे आर गेटिंग और दे आर ऑब्टेनिंग द इकोनॉमीज व्हेन दे आर मार्केटिंग देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। क्लियर, दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। नाउ कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या है, रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड इंटरेस्ट पेमेंट। सबसे खास बात क्या होगी, जब ये कलेक्टिव वे में अपने मार्केटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं तो कलेक्टिव वे में मार्केटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के रीजन से इनकी जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस है वो रिड्यूस होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनके कम हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो भी कम होता है। यानी कुल मिला के इनको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट मिलता है लार्ज स्केल में ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की वजह से, क्योंकि कलेक्टिव वे में एडवर्टाइजमेंट को फोकस किया जाता है, कलेक्टिव वे में डिस्ट्रीब्यूशन को फोकस किया जाता है, कलेक्टिव वे में ट्रांसपोर्टेशन को फोकस किया जाता है और कलेक्टिव वे में ही इंटरेस्ट पेमेंट यानी कि पेमेंट को भी फोकस किया जाता है और इसकी वजह से इनके रिगार्डिंग जितनी भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है दैट बिकम्स मिनिमम, बहुत कम लेवल तक रिड्यूस हो जाती है। ये इसका सेकंड एडवांटेज है कार्टेल मेंबर्स के लिए। तीसरा एडवांटेज क्या है इसका, enables the cartel firms to concentrate attention on the production of goods and save the botheration of sale। जितनी भी फर्म्स हैं इसमें ना वो क्या करती है, कॉमन सेल्स एजेंसी के बेसिस पर अपने गुड्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन का कोई भी हेडेक इन फर्म्स का नहीं होता है, यानी कि वो कॉमन सेल्स एजेंसी के मीडियम से ही अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, जो जितनी भी कार्टेल फर्म्स हैं वो केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन पर अपना अटेंशन कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं। दे हैव फुल कॉन्सेंट्रेशन ओवर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड नथिंग एल्स। उन्हें सेल से लेना देना नहीं होता है। ये जिम्मेदारी किसकी है, उस पर्टिकुलर कॉमन सेल्स एजेंसी की जिसके बेसिस पर जितने भी कार्टेल मेंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है या उनकी मार्केटिंग को फॉलो किया जाता है। ये इसका सबसे थर्ड एडवांटेज आ जाता है। नेक्स्ट वन ऑन द लास्ट वन इज द अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। सबसे बड़ी बात है कि ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन अवॉइड हो जाती है। ओवर प्रोडक्शन कैसे अवॉइड होता है, क्योंकि जो कॉमन सेल्स एजेंसी है वो प्रॉपरली कंप्लीट मार्केट पर कंट्रोल रखती है, तो उसे
कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है अबाउट द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, और जितनी डिमांड को वो एस्टिमेट करता है उसी के अकॉर्डिंग वो फर्म्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जितनी भी फर्म्स है वो उतना ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है जितनी मार्केट में डिमांड है। तो वो एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोड्यूस नहीं करती है, यानी सप्लाई इज इक्वल टू द डिमांड, और इस तरीके से ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन को भी अवॉइड किया जाता है। जैसे जो लॉस हो सकता था ओवर प्रोडक्शन की वजह से, वो लॉस नहीं होता है, और इस तरह से वो अपने मैक्सिमम बेनिफिट को अर्न करने की पोजीशन में आ जाती हैं। क्लियर? ये तो बात हो गई एडवांटेजेस की। नाउ कम टू द लिमिटेशंस ऑफ कार्टेल्स। कार्टेल्स की क्या क्या लिमिटेशंस हैं? सबसे पहले लिमिटेशन की बात करते हैं। रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ मोनोपोली और सेमी मोनोपोली विच रिजल्ट इन प्राइस राइज एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है, जो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि जब कार्टेल्स को फॉर्म किया जाता है तो एक मोनोपोली या सेमी मोनोपोली की सिचुएशन मार्केट में क्रिएट हो जाती है, और उसके क्रिएट होने की वजह से क्या होता है कि ये फर्म्स फ्री हो जाती हैं, और मार्केट पर कंट्रोल होने की वजह से ये प्रोडक्ट के प्राइस को राइज करना स्टार्ट कर देती हैं। और जब ये बढ़े हुए प्राइस पर प्रोडक्ट को सेल करेंगी तो इसका मतलब दे आर एक्सप्लॉयटेशन द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ये कंज्यूमर्स को कंप्लीटली एक्सप्लॉयट करती हैं। देन दिस इज बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स इन द मार्केट। ये इसकी सबसे पहली लिमिटेशन है। सेकेंड लिमिटेशन है इसकी, द कार्टेल्स में अलाउ सर्टेन इनएफिशिएंट यूनिट्स टू कंटिन्यू विच रिजल्ट इन लोअरिंग द टोटल एफिशिएंसी। कार्टेल में हर तरह के मेंबर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर एफिशिएंट मेंबर्स इन्वॉल्व हैं तो उसके साथ साथ इनएफिशिएंट मेंबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि कार्टेल में एक मोनोपोली सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए एफर्ट्स किए जाते हैं। तो इसी वजह से जो इनएफिशिएंट यूनिट्स हैं उनको भी इंक्लूड करना इनकी मजबूरी बन जाती है। लेकिन उसके इनएफिशिएंट ऑपरेशंस की वजह से जो कार्टेल की टोटल एफिशिएंसी है उस पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, और उनकी एफिशिएंसी डाउन हो जाती है। इट बिकम्स लेसर एंड लेसर। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज रहता है। थर्ड वन की बात करते हैं, फेल टू ब्रिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। कभी कभी क्या होता है, जो कॉमन सेल्स एजेंसी हैं वो प्रॉपरली अपने वर्क को फॉलो नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनकी इंडिपेंडेंट वर्किंग होती है, और उसकी वजह से कभी कभी वो डिमांड और सप्लाई के बीच में प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, और इसकी वजह से कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आती है कि फर्म्स ओवर प्रोडक्शन की प्रॉब्लम को फेस करना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल होता है जब जो कॉमन सेल्स एजेंसी है वो प्रॉपरली अपने वर्क को फॉलो नहीं कर रही होती है। अगर कंप्लीटली वर्क को फॉलो करेगी, प्रॉपर वे में वर्क को फॉलो करती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जहां वो अपनी वर्किंग में लूजनेस को फॉलो करेगी तो डिमांड और सप्लाई में प्रॉपर एडजस्टमेंट नहीं आ पाता है। एंड द लास्ट वन इज द नो सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड कार्टेल्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो कार्टेल्स हैं दे आर वर्किंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एंड कंज्यूमर्स इन द मार्केट। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से भी और पब्लिक की तरफ से भी इनको कोई भी सिंपैथी नहीं मिलती है। दे आर हैविंग नो सिंपैथेटिक एटीट्यूड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पब्लिक ड्यू टू देयर मोनोपोली nature in the market. Okay, so these all are the limitations of cartels. Thank you.